नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की चाटुकारिता में लग गए हैं। अभी 100 साल पूरे क्या हुए, उन्होंने एक सिक्का जारी कर दिया। हर चीज वो इस समय ऐसी बोल रहे हैं जिससे कि मोहन भागवत को ऐसा लग रहा है कि वो पटाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मंत्रमुग्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई तो मोदी जी का जरूर एम और ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ये वही मोहन भागवत थे जो एक समय में ये कह रहे थे कि अगर आप 75 साल के हो गए तो आपको शॉल पहना देना चाहिए और उस समय आप अपना किनारा कर ले। उस घड़ी से आप देखिए कब से ये सब बातें होती हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जो एक रिश्ता मोदी जी और आरएसएस के बीच में चल रहा था, आज हालत ये हो गई है कि मोदी जी ऐसा लग रहा है कि अब आरएसएस के चरणों में एकदम गिरते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, मोदी जी का इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है, इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और लेखक राकेश पाठक जी हैं। और इस समय दर्शकों को भी बताते हैं कि बिल्डिंग आप पीछे हमारे देख रहे हैं, ये अमेरिकी संसद है, यानी कि कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग है। आज हम वहां से आपके लिए ये चर्चा लेकर आ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद। मोदी जी अचानक आरएसएस के चरणों में लेटते हुए नजर आ रहे हैं, सर ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, अगर इसको गहराई से समझना चाहें तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक उनके संघ के साथ और संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत के साथ रिश्ते कैसे रहे, तब हम इस परिणति पर पहुंच पाएंगे कि आखिर इस वक्त वे आरएसएस की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो पहले इसका आकलन कर लें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद वे 10 साल तक संघ मुख्यालय नहीं गए। सरकार बनने के बाद सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जो दिल्ली में संघ और सरकार की समन्वय की एक बैठक हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, दूसरी तरफ से संघ की तरफ से मोहन भागवत थे और उनके सह कार्यवाह वगैरह सब थे। उसके बाद 10 साल में नरेंद्र मोदी अनेक बार नागपुर भी गए, लेकिन वे कभी संघ मुख्यालय नहीं गए। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति खुद को संघ का स्वयं सेवक कहता रहा और वे वाकई में संघ के स्वयं सेवक थे, वहां से बढ़ते बढ़ते वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपने पितृ संगठन के मुख्यालय, अपने तीर्थ डॉक्टर हेडगेवार मंदिर नहीं गए। नागपुर में समाधियां हैं डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर की, मोदी जी वहां नहीं गए। ये तलखी बढ़ती गई और 10 सालों में कई ऐसे मौके आए जब संघ ने मोदी जी को उनका स्थान बताने की कोशिश की। एक बार बिहार के चुनाव में आपको याद होगा, डॉक्टर मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कर दी थी। उसके बाद 2024 के चुनाव से पहले भी तेवर बदले हुए थे। जेपी नड्डा के जरिए नरेंद्र मोदी ने कहलवा दिया कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी अब स्वावलंबी हो गई है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। उसके बाद तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तब गए वे नागपुर। लेकिन रिश्तों में दूरी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नरेंद्र मोदी 2 साल होने जा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे। वजह यह है कि संघ ने उसमें वीटो लगा रखा है। अब आते हैं कि नरेंद्र मोदी अब इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वे इसीलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरह से संघ को साधकर, मोहन भागवत को साधकर, सबसे पहले तो अपनी मर्जी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाए, उसके बाद अगले 4 साल सरकार को ठीक से चला सकें, संघ उन्हें परेशान न करे। इसी नियत से उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से संघ की तारीफ में कसीदे कढ़े, कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। भाई, ये कैसा संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उसे वे सबसे बड़ा एनजीओ बता रहे हैं। और अब उन्होंने संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर कह दिया कि आज़ादी की लड़ाई में संघ का योगदान था, भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयंसेवक शामिल थे, आरएसएस शामिल था, गांधी जी का सर्टिफिकेट भी ले आए। अरे भाई, जिस मोहनदास करमचंद गांधी को आप दिन रात गरियाते हैं, उन्हीं के सर्टिफिकेट की जरूरत है संघ को, कि गांधी ने संघ की तारीफ की थी, उसके अनुशासन की तारीफ की थी। ये सारी चीजें कैमोफ्लेज है, आपकी नजरों का धोखा है। देश को और समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बेहतर बनाकर उसके सामने पेश करने की कोशिश है। किसी तरह समाज में संघ की स्वीकार्यता हो। अब ये देखा आपने पीछे ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे अचानक से लगा कि ये बीजेपी की कोई गाड़ी आ गई। संबित पात्रा देख लेंगे तो कहेंगे देखिए अमेरिका में कैपिटल हिल में
जहाँ अमरीकी सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है पीछे हमारे दर्शक एक बार फिर देख लें। ऑरेंज और ग्रीन ये कैपिटल है, जहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस का दफ्तर है, सीनेट है, तमाम सांसद यहाँ कांग्रेसमैन बैठते हैं। देखा जाए तो दुनिया के दरोगा का दफ्तर है पीछे, और वहां अगर ये सिटी बस जैसी निकल रही है उस पर भगवा रंग है। संबित पात्रा देख लेते तो कहते आईफोन 17 में भगवा रंग का कवर आ रहा है, तो ये बस भी तो उनके उसी बीजेपी और आरएसएस के रंग का प्रमाण है। ये इस स्तर पर इनका बौद्धिक दिवालियापन। संघी ब्रिगेड तो बोलने ही लगा है कि देखिए आईफोन को भी ऑरेंज कलर निकालना पड़ा। मुझे लग रहा है अभी कुछ परेशानी ऐसी लग रही थी कि आपके फोन का कवर भी भगवा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये एक बौद्धिक दिवालियापन है। मैं समझता हूँ कि इस देश के लोगों को अच्छी तरह ये समझ लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी दावा करें, उनकी पूरी ट्रोल आर्मी दावा करे, इसके बावजूद सच्चाई ये है कि आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत की आजादी की लड़ाई में तिनके भर का योगदान नहीं था। नीलू व्यास जी, बिल्कुल नाखून नहीं कटाया आरएसएस के लोगों ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता जेलों में थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तब आरएसएस और हिंदू महासभा, सावरकर की हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन एक चीज और भी, अगर पॉलिटिकली आप एनालाइज करिए राकेश जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी के बारे में ये कहा जाता था जब उन्होंने सत्ता हासिल की थी 2014 में, उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई उसमें ये लोग कहने लगे कि अरे मोदी हैज बिकम बिगर देन आरएसएस। उनके बाद कहने लगे थे कि मोदी की छवि कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, आरएसएस उसके आगे बौना दिख रहा है। लेकिन एक फुल सर्कल चल के और आज जिस तरीके से मोदी जी नजर आ रहे हैं बिल्कुल चरणों में आरएसएस के लेटे हुए, क्या ये मोदी जी का जो सबसे कमजोर दौर है, क्या ये उसका प्रतीक नहीं है सर? निश्चित तौर पर देखिए, नरेंद्र मोदी का जो उभार हुआ वो निर्बाध चलता रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक। लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते समय जो संख्या कम हो गई, वो जो 240 के आंकड़े पर आ गए, राहुल गांधी की यात्राओं ने, संविधान बचाने की अपीलों ने और उनके तमाम जन आंदोलनों ने नरेंद्र मोदी को रोक दिया। उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को राहुल गांधी ने थाम लिया, उसकी रकाब को उन्होंने हाथ से पकड़ लिया है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कमजोर पायदान पर खड़े हुए हैं। उनकी जमीन हिली हुई है। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिनकी लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई गई थी। नीलू जी, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को हम याद दिला दें, 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान गोवा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो गए, उसके बाद जो जनसभाएं होती थी उसमें नरेंद्र मोदी की एक लेजर इमेज दिखाई जाती थी। वे बड़ौदा में एक जगह मंच पर होते थे और 200 शहरों में मंच पर नरेंद्र मोदी की लेजर इमेज दिखाई जाती थी। एक कॉलेज में लाल किला बनाया गया कृत्रिम, उस पर खड़े होकर प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। वो जो उनकी माइटी हिमालयन मैन की इमेज थी, महामानव की इमेज थी, और वे खुद भी उसमें डूब गए थे कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं, वे तो अवतार हैं, ईश्वर ने उन्हें बहुत बड़े काम के लिए भेजा है। मानो इससे पहले के सारे प्रधानमंत्री तो वैसे ही टपक गए थे, शायद ऊपर से फेंक दिए गए थे। 8 अरब लोग पृथ्वी पर हैं, वे भी धक्के मारकर ऊपर से कहीं से पटके गए धरती पर। अकेले नरेंद्र मोदी हैं जो नॉन बायोलॉजिकल हैं। उनके इन तमाम भ्रमों को तोड़ दिया जून 2024 के चुनाव के नतीजों ने। इसलिए अब मैं वहीं लौटता हूं, इसलिए अब नरेंद्र मोदी संघ की संघम शरणम गच्छामि है। वो भगवान गौतम बुद्ध का नहीं, ये वाला संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह शरणागत है। वे जानते हैं कि आने वाले 4 साल उनके लिए कठिन है, कारण देश में तमाम ऐसे सवालात खड़े हो गए हैं। जो परिस्थितियां हैं, पहलगाम में हमला, ऑपरेशन सिंदूर, फिर यहाँ हम जहाँ खड़े हैं अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, यहीं पास में व्हाइट हाउस में बैठे हुए, सफेद हवेली में बैठे हुए एक दुनिया के सबसे शक्तिमान, खुद को मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कर दिया। मजे की बात यह है कि हम दोनों जिससे यहाँ मिल रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ सेंटिमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं, मोदी के खिलाफ है। हमें आई थिंक उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए लोगों को। राकेश जी, आप भी बताएं कि किस तरीके से मोदी के खिलाफ अमेरिका में सेंटिमेंट है, भारत के खिलाफ नहीं है, उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, हम लोग पिछले 5-6 दिनों से हैं और लगातार अभी कई दिन यहाँ रहने वाले हैं, और अमेरिका के कई शहरों में हम लोग
अभी जाएंगे। कल से हमारा दौरा अटलांटा जॉर्जिया में शुरू हो रहा है। इंडियन डायस्पोरा से बात करेंगे, अमेरिका के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, एशिया के और दूसरे देशों के लोग यहाँ हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। पूरे अमेरिका का जो सामान्य जनमानस है, जो भारतीय हैं या एशियाई तमाम दूसरे देशों के लोग यहाँ बसे हुए हैं, उन सब का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की सरकार भारत के खिलाफ नहीं है। ये मामला नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का है, उनके आपसी रिश्तों में बिगाड़ का है। उनके रिश्तों में खटास क्यों आई है, इसके 2-3 कारण यहाँ लोग बताते हैं और जो हम लोग भी समझ कर चलते हैं। एक तो पिछले चुनाव जब अभी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, इस चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी आने वाले थे अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था मेरा दोस्त आ रहा है, मुझसे मिलेगा, मुझसे मिलने आ रहा है। उस वक्त नरेंद्र मोदी और उनके नीति नियंताओं ने किसी भ्रम में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना टाल दिया। शायद उन्हें किसी ने कह दिया हुआ कमला हैरिस चुनाव जीत रही हैं, लेकिन ट्रंप चुनाव जीत गए। अमेरिका के लोगों को ऐसा लगता है, उनका मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को दिल पर ले गए। वो जो मोदी जी कहते हैं ना, दिल से माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने माफ नहीं किया, ऐसे ही मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को दिल से माफ नहीं कर रहे हैं और उसकी सजा हम सबको भुगतना पड़ रही है। 100% टैरिफ, दवाइयों पर टैरिफ, हर तरह से 47, 48, 50, 60 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का दावा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन और हम जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं राकेश जी, यहाँ पे सब लोग ये बोल रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण कदम, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के एडवाइजर्स उनको उस तरीके की मूर्खतापूर्ण राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और उस पर मोदी जी कूदकर कुछ भी एक राय अनाप शनाप ले लेते हैं। लेकिन अब जो हालात हो गए हैं, आपको लग रहा है कि हमारे कभी भी भारत और अमेरिका के बीच में वो संबंध हो पाएंगे जो सालों लग गए? जिस तरह से नेहरू जी से लेकर हर प्रधानमंत्री ने, और यहाँ तक कि मनमोहन सिंह ने जब यूएस न्यूक्लियर डील की, और जिस तरीके से हमारे रिश्ते उभरे धीरे धीरे करके कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक एलाइज बन गए थे, पार्टनर्स बन गए थे, दोस्त कहने लगे थे अपने आप को। आज मोदी जी ने ये हालत कर दी है कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन आज यहाँ जब हम लोगों से यहाँ पे बात करते हैं तो लगता है कि नहीं, भारत के खिलाफ कोई सेंटिमेंट नहीं है, मोदी के खिलाफ ये सेंटिमेंट है। इस समय आपको लग रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को इतना मजबूर कर पाएंगे कि मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहन भागवत के चरणों में है, क्या ट्रंप के चरणों में भी जाने को वो मजबूर हो जाएंगे? देखिए, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे कैसे भी हों, हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री इतना मजबूर, इतना विवश, इतना अशक्त दिखाई दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शरण में उसे जाना पड़े। भारत एक संप्रभु देश है। हम तो जब आज़ाद हुए थे, नए नए नवजात मुल्क, तब भी हमारा प्रधानमंत्री और हमारा देश, रूस और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें थी उस वक्त। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, शीत युद्ध चल रहा था। उस 2 ध्रुवीय दुनिया में भी भारत का प्रधानमंत्री या भारत किसी एक के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ा जैसा इस वक्त है। और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी और वे खुद और उनके समर्थक ये दावा करते हैं कि विश्वगुरु बन गया भारत। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, 23 अवार्ड मिल चुके हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। ये परिस्थितियां अगर हैं तो ये चिंता की बात है। आपने पूछा पहले जैसा मुकाम हासिल कर पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने, उनके सलाहकारों ने विदेश नीति के मोर्चे पर इस कदर बचकानापन दिखाया है, इस कदर अपरिपक्व रवैया अपनाया है, उसका खामियाजा हमें इस तरह भुगतना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद हमारे साथ गिनती के 3 देश नहीं खड़े थे। हम कैसे विश्वगुरु हैं? बिल्कुल। 23 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया मोदी को, 23 में से 2 या इधर का 3 देश हमारे साथ नहीं खड़े थे। तो दोबारा वो इकबाल, वो मयार हासिल करना, वो स्तर हासिल करना बहुत आसान नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को और उनकी टीम को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी विदेश नीति किसी एक की गोद में बैठने की नहीं थी। वो जो नेहरू के समय का गुटनिरपेक्ष रवैया था, दोनों तरफ संतुलन रखकर थोड़ा सा रूस की तरफ हमारा झुकाव था। इस वक्त भी हमारे देश की विदेश नीति सिर्फ नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता की विदेश नीति है। सिर्फ एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, एक नाम, उसके कसीदे काटने के लिए देश हित का तो कहीं कोई सोचने वाला ही नहीं है, कोई खैर ख्वाह नहीं है देश हित का। इसलिए आज हम दुनिया में अकेले खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके का पतन देखना। लेकिन हमारी चर्चा इस तरीके की जारी रहेगी, और कैपिटल हिल के सामने से हम दोनों साइन ऑफ करते हैं पब्लिक इंडिया के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सबका।